हम चैप्टर कर रहे थे कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि हम इसको डायरेक्टली पढ़ लें और सीधे सीधे वैल्यू याद कर दे। पेपर में तो वही आना है। ठीक है, वैल्यू कौन सी, कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वेवलेंथ है, कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, या क्या उसके यूजेस है। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आता है। एक तरीका ये है कि हम इसको थोड़ा समझेंगे कि क्यों होता है, क्या है। ठीक है, ताकि आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको फील हो कि एग्जैक्टली आप पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझने के लिए ना हम समझेंगे वेव को। किसको समझेंगे, वेव क्यों, क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज अ वेव, व्हाट इज अ वेव? तुम दोनों को बाद में छोड़ा के मैम ने, तुम दोनों ने स्प्रे मारा था वहां पे, मतलब अभी उत्तम सर बुलाएंगे तुम्हें। देखो, वेव बेसिकली एक एनर्जी डिस्टरबेंस होता है जो कि ट्रेवल करता है, जैसे साउंड वेव, लाइट वेव। जब भी आपने साउंड वेव के बारे में सुना है तो आपने पहली बार इसके बारे में सुना होगा 9th क्लास में, उससे पहले भी सुना होगा, हालांकि 6th-7th में हल्का फुल्का पढ़ा देते हैं कि साउंड कैसे ट्रेवल करती है, बट 9th में तो डैम श्योर सबने सुना होगा कि साउंड ट्रेवल इन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड कैसे ट्रेवल करती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती थी, किसी को पता है? ठीक है, चलो एक बार लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये वो है, क्या है, पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स हैं? एटमॉस्फेयर के, एयर, कुछ भी बोल दो, गैसेस, मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल्स, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, हमें ये तो पता है ना कि साउंड को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। साउंड को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। ठीक है, ये हमको पता है। मान लेते हैं यहां से किसी ने कुछ बोला, ठीक है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है बताओ? ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये आगे की तरफ एक प्रेशर फील करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि जो भी मैंने बोला उससे मैंने एक एनर्जी क्रिएट करी, और वो एनर्जी आगे की तरफ क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है इन दी फॉर्म ऑफ वेव, इन दी फॉर्म ऑफ वेव। अब वो वेव कैसी है वो हम उसको समझते। देखो, ये पार्टिकल्स आगे जाएंगे, कौन से पार्टिकल्स पता है ना, ये वाले। पर क्या ये हमेशा आगे जाते रहेंगे? नहीं, ये जाएंगे आगे, और हर एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से क्या करेगा, टकराएगा। ठीक है, जैसे मान लो इससे कोलाइड करेगा, तो जैसे ही इससे कोलाइड करेगा तो मान लो ये पार्टिकल आगे आगे पहुंच गए ना, अब कोलाइड होने वाला है इनके बीच में, मैं बहुत पास पास बना रहा हूँ। ठीक है, ये कोलाइड होने से जस्ट माइक्रो सेकंड पहले की बात है, अब कोलाइड होने ही वाला है। तो जैसे ही कोलाइड होगा, इनकी कोलिजन के बाद जो सारी एनर्जी होगी किसको मिल जाएगी, वो आगे वाले पार्टिकल्स को। समझ में आया क्या बोला मैंने? ये थे पीछे वाले पार्टिकल्स, ये थे आगे वाले पार्टिकल्स। यहां से किसी ने बोला, ये वाला पार्टिकल आगे गया और यही टकरा के अपनी सारी एनर्जी किसको दे देगा, इसको दे देगा। उसके बाद ये जो है ये वापस पीछे की तरफ आएगा। कहां से पता चला? ये काइनेटिक थ्योरी याद है 11th में, उसमें बोला गया था कि गैस मॉलिक्यूल्स आर हाईली इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक मतलब होता है ना कि उनकी एनर्जी खत्म नहीं होती, जितनी वेलोसिटी से जाते हैं उतना ही, वेलोसिटी नहीं मोमेंटम, जितने मोमेंटम से जाते हैं उतने मोमेंटम से वापस आते हैं। तो ये आया, टकराया, ये आगे जाने लग गया, और ये वापस कहाँ आएगा, पीछे की तरफ आएगा। लेकिन जस्ट टकराने से जस्ट पहले आप इस रीजन में देखो, इस रीजन में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गए। समझ में आया ना? इस रीजन में पहले जो पार्टिकल थे इसी रीजन वाले थे, ये वाली बात समझ में आ रही है? इस रीजन के, रीजन पता बताया ना, इस इलाके में केवल इसी इलाके के पार्टिकल्स थे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि पीछे पार्टिकल्स भी इसी इलाके में आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, कोलिजन करने की वजह से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते थे, बढ़ जाते थे। ऐसे जगह को क्या बोलते थे, कंप्रेशन। याद आ रहा है हल्का फुल्का, क्या बोलते थे उसको हम, कंप्रेशन। अब होगा क्या, जो आगे वाले पार्टिकल्स होंगे वो कहां जाएंगे, आगे की तरफ, और पीछे वाले पार्टिकल कहां जाएंगे, पीछे की तरफ। तो कुछ देर में अगर आप इस इलाके को देखोगे तो ये इलाके में क्या पार्टिकल्स होंगे, नहीं, क्योंकि जो आगे वाले पार्टिकल थे वो आगे चले गए, पीछे वाले पार्टिकल्स पीछे चले गए। तो इसमें पार्टिकल्स की थोड़ी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऐसे रीजन को क्या बोलते थे, कोई रेयर फ्रैक्शन। वेरी गुड, क्या बोलते थे, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो इससे हमें यह पता चल गया कि साउंड कैसे ट्रेवल करती है। एक मिनट, ये बात समझ में आई। तो कुल मिला के हो क्या रहा है, पार्टिकल्स आए, पार्टिकल से नेक्स्ट वाले पार्टिकल से टकराया, उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल से टकराएंगे, नेक्स्ट वाले पार्टिकल्स नेक्स्ट वाले पार्टिकल से टकराएंगे। अब मैं तुमको ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछने वाला हूं, वो ये कि इस पूरी प्रोसेस में क्या मैटर, मैटर मतलब पता है ना, मैटर मतलब पार्टिकल्स, क्या पार्टिकल्स एक्चुअली में मूव हुए हैं
या सिर्फ एक एनर्जी ट्रेवल कर रही है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन? यस एग्जैक्टली, यही क्वेश्चन मैं तुमसे सुनना चाहता था कि अगर आप टोटल ओवरऑल प्रोसेस देखो, इसमें पार्टिकल्स कभी भी मूव नहीं करते हैं। अगर इन रियलिटी भी आप सोच के देखो कि अगर पार्टिकल्स मूव करते तो अगर मैं आधे घंटे तक बोल रहा हूं तो उसके बाद मैं बोलना ही चाहिए, क्योंकि आधे घंटे बोलने तक मेरे सारे आगे के पार्टिकल्स क्या होने चाहिए थे? आपकी तरफ चले जाने चाहिए थे। मेरे पास कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, अब मेरे पे पार्टिकल ही नहीं है तो मैं जब बोलूंगा तो मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी नहीं। तो इसका मतलब है एक्चुअल में कभी भी पार्टिकल्स मूव नहीं करते, पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। और इस फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन में वो क्या कैरी करते हैं? एनर्जी कैरी करते हैं, एक मोमेंटम कैरी करते हैं, जिसको वो क्या करते रहते हैं? पार्टिकल बाय पार्टिकल क्या करते रहते हैं? ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज और समझना कि एक्चुअल में साउंड ऐसे ट्रेवल करती है, एक्चुअल में साउंड ऐसे ट्रेवल करती है, लेकिन जब मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाता हूं तो मैं उसको बोलता हूं कि भैया साउंड ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक है। तो एक्चुअल में से ट्रेवल कर रही है, बट मैं क्या कैसे बोलता हूं? ऐसे ट्रेवल कर रही है। क्यों? कोई बताएगा? यस एग्जैक्टली, ऋषित ने सही बोला कि दुनिया में जितने भी मोशन है जो कि वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। वेव मतलब पता है? पहले वेव का मतलब समझ में आया ना? वेव मतलब क्या है? एनर्जी को क्या करना? कैरी करना। एनर्जी को ट्रांसफर करना है, कैरी करना है। तो बेसिकली साउंड वेव ट्रेवल कर रही है इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी आगे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जितनी भी तरह की वेव है उन सारी ही वेव को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस फॉर्म में। मैं क्या बोल रहा हूं? रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक्चुअल में नहीं, सिर्फ क्या कर सकते हैं हम? रिप्रेजेंट। कैसे कर सकते हैं रिप्रेजेंट? देखो, अगर मैं सिर्फ पार्टिकल के मोशन को समझूं तो मान लो ये एक पार्टिकल है और इसके जस्ट पीछे एक स्पीकर बना देते हैं, यहां से बोलना स्टार्ट हुआ तो ये उसकी जीरो पोजीशन हो गई, ठीक है। और ये वाली एक्सिस टाइम एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? टाइम। ये वाली एक्सिस उसकी पोजीशन एक्सिस है। क्या है? पोजीशन, पोजीशन एक्सिस है। अब होगा क्या? ये पार्टिकल कहां जाएगा? आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ। तो इसकी पोजीशन क्या होगी बताओ? ये बढ़ती रहेगी पोजीशन, लेकिन केवल ऊपर बढ़ेगी क्या? टाइम नहीं बढ़ेगा क्या? टाइम भी तो बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? जब ये पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा तो टाइम भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यहाँ पे टाइम क्या होगा बताओ? जीरो। जीरो से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 टाइम बढ़ता जाएगा, और पार्टिकल भी कहाँ जाता जाएगा? आगे। अरे जब भी मैं भी मोशन करूंगा तो टाइम भी तो बढ़ेगा। तो अब खो क्या रहा है? पोजीशन भी बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम एक ही दूरी तक तो आगे जा सकता है, पहुंच गया, और यहां तक कुछ ना कुछ टाइम हो चुका है टाइम। अब हुआ क्या? यहाँ पे कोलाइड करेगा और क्या करेगा? वापस आएगा। क्या आएगा? तो ये भी वापस आएगा, तब तक कुछ और टाइम हो जाएगा, तो टाइम थोड़ा और बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या जाएगा? और पीछे जाएगा, ऑसिलेट कर रहा है, पीछे की तरफ आएगा, वो पीछे वाले पार्टिकल से टकराने। तो अब कहाँ जा रही है? बैकवर्ड, लेकिन टाइम तब तक और बढ़ जाएगा। और ये फिर वापस टकराने का, पीछे वाले पार्टिकल से टकराने का, तो वापस कहाँ आएगा? आगे। तो वापस कहाँ गया? ये उसी पोजीशन में, जीरो में था और वापस कहाँ गया? जीरो में। लेकिन इस पूरी ही प्रोसेस में कुछ ना कुछ क्या लगा? टाइम लगा। इसको बोलते थे वन कंप्लीट ऑसिलेशन। बेसिकली हो के ये रहा है, ये पार्टिकल है, ये आगे गया, वापस अपनी पोजीशन में आया, फिर पीछे गया, वापस अपनी पोजीशन में आया। इसको बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ये ठीक है, समझ में आया? इसको बोलते हैं क्या? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ये बात समझ में आई? तो मैंने इस लॉन्गिट्यूडनल वेव को किस फॉर्म में बताया? इस वेव मोशन में, ठीक है, जहां पे ये क्या रिप्रेजेंट करती है? पोजीशन, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है? टाइम, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? अब इसको समझाना थोड़ा टफ था, दूसरे वाली वेव को समझाना तो बहुत आसान है। दूसरी वाली वेव कौन सी होती है पता है ना? ट्रांसवर्स वेव। उसको समझाना क्यों आसान है? ट्रांसवर्स वेव को समझाना क्यों आसान है? कोई बताएगा? क्योंकि ट्रांसवर्स वेव एग्जैक्टली ऐसी ही होती है, रिप्रेजेंट भी ऐसी किया जाता है, होती भी ऐसी है। किस में होती है ट्रांसवर्स वेव? स्ट्रिंग में। एक रस्सी लो, उसको बांध दो कहीं से, उसको क्या करो? इस तरीके से करो, तो क्या होगी? अपने आप एक वेव बन जाएगी ना। समझ में आया? यहां से अपने आप ही एक वेव बन जाएगी। ऐसा झटकाओगे तो, कभी चादर भी झटकाई होगी तो चादर में एक झटका मारते हो तो चादर ऐसे करके नहीं जाती आगे, ठीक है। तो उसमें एग्जैक्टली मोशन कैसा होता है? ऐसा। और वेव को भी रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ऐसे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, चाहे कितनी भी तरीके वेव मोशन हो, उसको इन दी एंड रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? ऐसे ही। क्यों किया जाता है ऐसे रिप्रेजेंट? क्योंकि ये हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देती है पूरे मोशन के बारे में। क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है वो आप ऑलरेडी पढ़ता है हो 9 से। बताओ क्या क्या दे देती है? वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ठीक है, इंटेंसिटी, ये सारी चीजें पता चल जाती है। अगर मेरे पास ये साउंड का ये नहीं हो, केवल ये भी हो, मैं बहुत कुछ पता लगा सकता हूँ साउंड के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे इतना पूछूं कि एक साउंड वेव ये है और एक साउंड वेव ये है, कौन सी ज्यादा ऊंची साउंड होगी? ऊपर वाली, ऑब्वियसली ऊपर वाली, क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है। अब
अब मैं आपको एक एक करके ये समझाऊंगा कि एम्पलीट्यूड ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमको ना उसी के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है। इसको मैं फिलहाल इरेज कर देता हूं यहां वाले को, ठीक है। चलो एक वेव मैंने ये बनाई, एक वेव मैंने ये बनाई, दोनों में किसका चीज का फर्क है, कोई बताएगा? वेवलेंथ का। सबको पता है वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ बेसिकली होती है जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पे आने में कितना लेंथ कंज्यूम कर रही है, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। जिस पॉइंट से स्टार्ट करिए उसी पॉइंट पे आने में कितनी वेवलेंथ कंज्यूम कर रही है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि ये जो वेव मोशन है इसको साउंड में कैसे हम एनालाइज करेंगे। अगर ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, ये पोजीशन एक्सिस है। देखो मैं समझाता हूं आपको बहुत क्लियर कट। जो ऊपर वाला मोशन है उसमें आप देखो एक पार्टिकल को अपनी ही पोजीशन में आने के लिए क्या लगा, कुछ ना कुछ एक टाइम लगा, और वो टाइम थोड़ा ज्यादा है। मतलब यहां पे जो पार्टिकल है मीडियम के, वो कैसे कर रहे हैं, ऐसे करके ऐसे टाइम लगा, इसीलिए इसकी वेवलेंथ क्या आई, ज्यादा आई, क्योंकि टाइम बढ़ गया। लेकिन अगर ऐसे हो गया होता तो टाइम कम लगता, ठीक है, वेवलेंथ छोटी होती। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी चीज क्लियर है। तो वेवलेंथ बड़ी होने का मतलब क्या है कि किसी भी ऑसिलेशन को होने में टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैं आपको जब टेबल कराऊंगा उसमें आपको फील होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। कि वेवलेंथ क्या होने का मतलब, वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है कि उसको टाइम क्या लग रहा है, टाइम भी क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, टाइम भी ज्यादा लग रहा है अपने किसी चीज को कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब पता है ना सबको, ये रिलेशन याद है, टाइम का क्या था, 1/फ्रीक्वेंसी, सबको याद है। अगर टाइम ज्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितनी जल्दी एक मोशन हो रहा है। और डेफिनेटली अगर किसी को टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसके मोशन की स्पीड क्या होगी, कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम। अब मैं फ्रीक्वेंसी को भी एक बार एनालाइज करवा देता हूं तुम्हें, उससे तुम्हें थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं यहां से यहां तक 30 सेकंड हो गए, कितने हो गए, तो सेम टाइम फ्रेम मेरे को यहां भी रखना पड़ेगा, यहां भी 30 सेकंड यहां पे कहीं आएगा अगर मैं मैच करूं, ठीक है। इस 30 सेकंड में ये जो एक पार्टिकल है, चाहे वो मीडियम का पार्टिकल हो, कितनी बार ऑसिलेट किया बताने जरा, अरे एक बार। ये एक ऑसिलेशन होता है बेसिकली, यहां से यहां तक ये हो गया लेफ्ट राइट, फिर पीछे फिर आगे, ये पूरा एक ही ऑसिलेशन है, ठीक है। तो यहां पे 30 सेकंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, 1 ऑसिलेशन। और यहां कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करीबन करीबन 9 ऑसिलेशन, ठीक है। अब क्योंकि इसकी 9 ऑसिलेशन आ रहा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा है। इसी को क्या बोलते थे हम, फ्रीक्वेंसी, कि एक चीज कितनी ज्यादा बार हो रही है किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो एक मोशन आपका ऐसा है पहला वाला, दूसरा मोशन इस तरीके से बहुत फास्ट हो रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, वेवलेंथ समझ में आई। एक पार्टिकल को मूव करने में, ऑसिलेट करने में कितना टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा वेवलेंथ होगी, कम टाइम लगेगा, कम वेवलेंथ होगी। लेकिन अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्या मैं तुम्हें फील करवा पाया कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी टाइम कैसे रिलेटेड है? वेवलेंथ ज्यादा है तो टाइम भी क्या है, ज्यादा है। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कम। 30 सेकंड में कितनी बार, एक बार। 30 सेकंड में कितनी बार, 9 बार, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल जो कंक्लूजन मैं आपके सामने लिखना चाह रहा हूं वो ये लिखना चाह रहा हूं कि वेवलेंथ ज्यादा होगी तो टाइम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके लिए बताओ, एक ऑसिलेशन के, 1 ऑसिलेशन के लिए। लेकिन अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि घूम ही नहीं पा रहा। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है बताओ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ही कमी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इससे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन मिलता है आपको, इनवर्स का। जिसकी वेव की लेंथ ज्यादा होगी डेफिनेटली उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो एक बार ऑसिलेट कर रहा है, इसकी वेवलेंथ कम है तो ज्यादा बार ऑसिलेट कर रहा है।
ये तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखोगे। अगर मैं आपको इस दीवार से इस दीवार को टच करने के लिए लूँ तो कितनी बार कर पाओगे? ज्यादा बार नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा वहां से। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक ही जगह पर ऑसिलेट करना है तो कितना आसान है, बहुत आसान। ठीक है कि नहीं? ठीक है। जब कोई पार्टिकल ज्यादा देर तक मूव करेगा तो वो उतना ज्यादा ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आ गई? इतनी चीज क्लियर है, सारी चीज समझ में आ गई। अब ये जो मैंने आपको समझाया ना, इसको आपको कनेक्ट करना है किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। किससे कनेक्ट करना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। जितनी भी हम वेव्स पढ़ेंगे, 7 तरह की बेसिकली, रेडियो वेव्स, उसका माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे, सबकी फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी आपको। क्या गिवन होगी? फ्रीक्वेंसीज। और सबकी फ्रीक्वेंसी की रेंज आपको याद रखनी है। क्या रखनी है? रेंज। फॉर एग्जांपल, कोई एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कोई भी एक तरह की, मान लेते हैं एक्स, उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 18। क्या समझते हो? इसका मतलब क्या समझ में आया तुम्हें? क्या समझ में आया? ये फ्रीक्वेंसी की मैंने क्या समझ में आया बताओ इससे? हाँ, मतलब पहली चीज तो ये समझ में आएगा कि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। दूसरी चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है। तो एक, उसके पीछे कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितना हो गया ये? करोड़ में 8 जीरो होते हैं ना शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके अलावा ये भी है, तो 10,000 करोड़। एक सेकंड में 10,000 करोड़ बार जब एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई होगी। समझ में आई बात की नहीं आई? तो मैं क्यों आपको फ्रीक्वेंसी समझाने की कोशिश कर रहा था। तो जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, उसमें जब आप फ्रीक्वेंसी पढ़ोगे तो फ्रीक्वेंसी पढ़ते वक्त उसमें जब भी आप रेंज देखोगे तो दिमाग में एज्यूम करके देखना कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चार्ज कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, जो भी नंबर गिवन होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक है, वेवलेंथ इतनी कम होगी कि वो दिखेगी ही नहीं, ऐसा करके होगी कुछ। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम आगे जाके एक चैप्टर आएगा डुअल नेचर करके, उसमें बहुत अच्छी बात कही गई है इसके बारे में। जब मैटर को हम एनर्जी से कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट बोलो, कंपेयर करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए फ्रीक्वेंसी समझ में आया, जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। और दूसरा वेवलेंथ समझ में आया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लास्ट क्लास के ऊपर। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको समझते हैं एक बार। ठीक, देखो लास्ट क्लास के एंड पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो ये थी कि फेरेडे ने बोला था, क्या बोला था फेरेडे ने? किसी भी कॉइल से जिसमें गैल्वेनोमीटर लगाओ उससे क्या चीज चेंज करो? मैग्नेटिक फील्ड। क्या चेंज करो? मैग्नेटिक फील्ड। कैसे चेंज करो? मैग्नेट को आगे पीछे ले जाओ तो इस कॉइल में क्या जनरेट होता है? एक करंट जनरेट होता है। और मैंने बोला करंट तब जनरेट होता है जब इसमें क्या होगा? ईएमएफ होगा। और ईएमएफ होने का मतलब इसमें क्या होगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ में आई कि नहीं बात? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही चार्ज मूव करता है ना। जब एक पॉजिटिव टर्मिनल हो, एक क्या हो? नेगेटिव टर्मिनल। जो कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक जो बैटरी होती है वो इलेक्ट्रॉन को मूव इसीलिए करवा पाती है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाना चाहता है? इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन एक बैटरी में नेचुरली बीच में क्या होता है? एक बैरियर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे तो जाने नहीं दे सकता। तो इलेक्ट्रॉन को मजबूरन कहाँ से घूम के जाना पड़ता है? वायर के थ्रू। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करिए कहाँ से? पॉजिटिव से नेगेटिव। यही होते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जब भी एक चार्ज मूव करता है तो मतलब वहां पे एक क्या एग्जिस्ट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ही होता है। तो इससे क्या पता चला कि जब भी आप किसी भी कॉइल से क्या चेंज करोगे बताओ? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो उससे क्या जनरेट होगा? करंट। उससे क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। उससे क्या जनरेट होगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा रिलेशन इससे और इसके बीच में खाली बस मैं बस इतना जानना चाहता हूं, इतना ही बताना चाहता हूं तुम्हें कि भैया अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या करोगे? चेंज करोगे तो क्या जनरेट होगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है। अब इसके अलावा ऑर्स्टेड वाला एक्सपेरिमेंट याद है सबको? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट बताओ। किसी भी वायर्स में अगर करंट बनाओगे तो उस करंट क्या बनेगी? एक मैग्नेटिक फील्ड। सही है, सही है। अब ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगा
तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सबको पता है, सबको फॉर्मूला याद है बाइट से टुटला, बताओ क्या था, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। साफ साफ लिखा है डीबी किस पे डिपेंड करता है, सॉरी इस पे, डीबी किस पे डिपेंड करता है, आई पे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अगर किसी वायर से मैंने करंट बढ़ाया तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर देखना, चेंजिंग करंट, या फिर चेंजिंग की जगह मैं क्या लिखता हूं, इंक्रीजिंग किसको इंक्रीज करना है, करंट को, विल इंक्रीज, किसको इंक्रीज करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड। सही है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसको और डीप समझो, करंट को कैसे इंक्रीज किया जाता है, करंट को कैसे इंक्रीज किया जाता है बताओ, बैटरी से, है ना। कौन सा लॉ है बताओ, कौन सा लॉ ये, अरे ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या बोला था, अरे तभी तो बोलता हूँ फिजिक्स सारी कनेक्टेड है यार, बहुत सारे, तुम पता नहीं क्यों इतना टफ मारते हो। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट बढ़ाने का एक ही तरीका, क्या बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाओ। वोल्टेज बढ़ाने का एक तरीका है क्या, वोल्टेज क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, था कि नहीं, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय लेंथ। वोल्टेज बढ़ाने का मतलब है किसको बढ़ानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से क्या बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने का मतलब समझ में आ रहा है ना, बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को क्या करना पड़ेगा आपको, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एक और बैटरी लगा दो। जब आप एक और बैटरी लगाओगे तो होगा क्या, वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मैं क्या कहना कोशिश कर रहा हूं, ध्यान सुनना, मैंने बोला अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो उससे क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी। तो अब मैं डायरेक्टली रिलेशन बिठाना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाऊंगा तो क्या चीज बढ़ेगी, मैग्नेटिक। अब रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। ये बढ़ाया था किसने, बाइट-सेवर्ट ने। तो अब मैं यहां पे एक नियम लिख देता हूं, वो नियम क्या है बताओ, इंक्रीजिंग किसको इंक्रीज करें, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको इंक्रीज करेगा, इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। अब सारी चीजों को आपस में कनेक्ट करते हैं, अगर आप कंफ्यूज नहीं हुए हो तो ठीक है हो गए। बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं, देखो सबसे पहले फेरेडे ने बोला मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से क्या बढ़ती है, ईएमएफ हटा दो, सब हटा दो, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में बात करेंगे। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अभी मैंने पढ़ा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी। और फिर मैक्सवेल बताया ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, मैक्सवेल ने इसका जस्ट अपोजिट बताया था। उसने बोला था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करो, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से क्या बनती है, एक याद है पिछली क्लास, याद है ना, कैपेसिटर के दो प्लेट थे, यहां पे इसके बीच में बन रही थी एक मैग्नेटिक फील्ड, याद है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, चलो फेरेडे ने क्या बोला, किसको चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड को, तो क्या बनेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सवेल ने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करो तो क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हम जब फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम बैटरी को बढ़ाएंगे जिसकी वजह से करंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ बढ़ती हैं और साथ साथ कम होती हैं किसी भी चीज के अराउंड। समझ में आया कि नहीं आया, या कंफ्यूज हो गए सब कुछ समझ नहीं आया तो इतना ध्यान रखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम करेगी। अब ये बताओ कि मेरे हाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना है, मेरे हाथ में, या मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना मेरे हाथ में। बहुत आसान है इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना तो, या इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना। अब जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था उस पर चलते हैं, चलो। ये था एक मेटल बार,
ठीक है, इसमें एक तरफ इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे उसको, प्रोटॉन होता ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इतनी सी, सही है। अब मेरे को इस चार्ज को ऑसिलेट करना है, क्या करना है, ऑसिलेट। और डेफिनेटली चार्ज अपने आप ऑसिलेट नहीं करेगा, हमको करवाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एनी मशीन, जिसको ऑसिलेटर बोलते हैं। अब ऑसिलेटर क्या होता है वो आप आगे फ्यूचर में पढ़ोगे जब भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करोगे। ये चैप्टर तो बहुत इनफाइनाइट है, तो मैं सारी चीजें बताने भी नहीं चाहता, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, इसको मैं अगर ऑसिलेट करूँ तो इलेक्ट्रॉन को मेरे को थोड़ा इधर ले जाना पड़ेगा, पॉजिटिव को थोड़ा इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है बताना जरा, बढ़ रही है कि नहीं, कम हो रही है, बढ़ रही है? है कम हो रही है कि बढ़ रही है, ये तुम यहीं पे कंफ्यूज होगी तो। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर, यही था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के। जैसे डिस्टेंस बढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ के हिसाब से बोल रहा हूँ, पावरफुल के हिसाब से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि आप देखो ना यहीं पे तो सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, यहीं से बिछड़ाने के लिए तो सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा आपको, मेहनत। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को छोड़ना चाहेगा नहीं, ये बोला जाएगा भैया मेरे बीच में तो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। लेकिन एक बार आपने अलग कर दिया तो अब अलग करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होगी, फिर क्या होती जा रही है वो, वीक वीक वीक। तो आप मेरे को बताओ क्या यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो उससे क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इसके अराउंड मैं ऐसे बना देता हूं, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे गोल गोल करके, अब वो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी, सही है। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही होती रहेगी हमेशा, नहीं। अब ये चार्ज ऑसिलेट होकर वापस क्या आएंगे दोबारा से, अभी मान लो बिल्कुल एंड पे पहुंच गए, एकदम एंड पे पहुंच गए, ठीक है। तो अब सबसे कम होगी, इससे ज्यादा कम तो नहीं हो सकती, अब तो वापस आना पड़ेगा इनको पास में, अब वापस एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस क्या होती जाएगी बताओ, स्ट्रांग होती जाएगी, होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी, होती जाएगी। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हुई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वापस स्ट्रांग हुई, अब वापस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी, फिर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा हूं, बार 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 चेंज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, और इसका अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो क्या इस मोशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं बताओ, कर सकता हूं, क्योंकि इट इज ऑल्सो अ वेव। और डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन ऐसे ही है, मैक्सिमम जगह पे जा रहा है, वापस अपनी जगह पे आ रहा है ना, मैक्सिमम जगह पे गया यहाँ पे, फिर वापस अपनी जगह पे आएगा, फिर उल्टा जाएगा। ये किसका मोशन हो गया, इलेक्ट्रॉन का मोशन। अगर ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मोशन को भी ऐसे दिखा सकता हूं, दिखा सकता हूं कि नहीं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार कम होगी बिल्कुल, कहां पे, यहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगी, एक बार बहुत ज्यादा होगी, फिर कम होगी, ऐसे ही होगा। और मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड क्या होगी, कम ज्यादा कम ज्यादा। क्या दोनों साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। पूरा लेक्चर हमने यही समझा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है, और दोनों के बीच में ध्यान रखना एंगल होता है कितना, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये तुमको मान के चलना पड़ेगा, मैक्सवेल ने बहुत लंबी डेरिवेशन करी थी जिससे उसने फाइंड आउट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। फिलहाल तुमको मैं कंक्लूजन के लिए बता देता हूं कि जब तुमने वो लूप लिया था, ठीक है, और तुमने मैग्नेट ऐसे करा था, तो मैग्नेटिक फील्ड सामने थी, सबको पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल रोटेट कर रहे थे, कितना एंगल बना था, करीबन करीबन 90। तो इस तरीके से इमेजिन कर लेना फिलहाल। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी बताओ, इसके परपेंडिकुलर। अब मैग्नेटिक फील्ड बनाना ही सबसे टफ होता है इसमें, ठीक है। मेरी ड्राइंग तो ऑलरेडी बहुत खराब है, समझ में आया क्या बनाया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड काइंड ऑफ ऐसे ऊपर और नीचे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, आगे और पीछे। जब वो ऊपर है तो ये आगे है, कितना एंगल बना, 90। समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस को फॉलो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड सामने वाले एक्सिस को फॉलो कर रही है। तो ये होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और ठीक जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहां चली गई, अपोजिट डायरेक्शन। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार बोर्ड के पेपर में आया, और वो क्लियर कट बोलेगा कि ड्रॉ दी वे इन विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करती है उसको ड्रॉ करके बताओ। तो आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा इसको, एक एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड। अब एक और चीज ढूंढना, क्योंकि वो भी पेपर में बहुत बार आता है,
ठीक है, वो बोलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव प्रूफ करके बताओ। पहले इसकी डेरिवेशन भी आती थी सिलेबस में, और डेरिवेशन हट चुकी है, अब थ्योरेटिकली बताना होता है। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती थी जहां पे वेव का ऑसिलेशन और वेव का प्रोपोगेशन 90 डिग्री होता था। क्या बोला मैंने? वेव का ऑसिलेशन, वेव ऐसे ऐसे ऑसिलेट करिए, लेकिन वेव या तो लेफ्ट जा रही है या फिर राइट जा रही है। जैसे रस्सी में होता है, रस्सी में पता है ना, कोई भी एक रोप में वेव का ऑसिलेशन कैसा होता है? ऊपर नीचे। लेकिन अगर आपने किसी भी एक रस्सी को जर्क दिया, क्या दिया? जर्क दिया, तो वो जर्क कहां ट्रेवल कर रहा है? आगे की तरफ। ट्रेवल आगे की तरफ ले रहा है, लेकिन ऑसिलेशन कहां हो रहा है? ऊपर नीचे। ऐसी वेव को क्या बोलते थे हम? ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल में होता था, लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल भी आगे जाते थे, वेव भी। इससे जस्ट पहले जब साउंड बताया था, तो साउंड में क्या हो रहा था? मैं जब बोल रहा हूं तो आगे के पार्टिकल्स कहां जा रहे हैं? आगे। साउंड भी कहां जा रही है? आगे। लेकिन इसमें बताओ, पूरी की पूरी वेव कहां जा रही है? कौन से एक्सिस को फॉलो कर रही है बताओ? एक्स एक्सिस को। अब ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको फॉलो कर रही है? वाई एक्सिस को। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऊपर है पॉजिटिव वाई एक्सिस या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस या फिर नेगेटिव जेड एक्सिस। और इसका प्रोपोगेशन कहां जा रहा है? एक्स एक्सिस। तो ये तीनों ही क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field is perpendicular to electric field, electric field is perpendicular to the propagation, and magnetic field is also perpendicular to the propagation. तीनों एक्सिस पता चल गई। ऊपर नीचे कौन जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस को फॉलो कर रही है। एक्स एक्सिस को कौन फॉलो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी जेड एक्सिस को कौन फॉलो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। और प्रोपोगेशन कहां हो रहा है? तीनों एक्सिस कवर हो गई ना, तो तीनों के तीनों क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसीलिए ऐसी वेव को क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या वेव है? ट्रांसवर्स वेव। अब मैं तुमसे एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में ऐसे ट्रेवल करती है? नहीं, नो वन नोस, कोई नहीं देख सकता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। लेकिन क्योंकि एक वेव है और वेव ऑसिलेट करती ऐसी ही है, चाहे उसमें पार्टिकल आगे पीछे जाए, उसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी बताया था, पूरा लेक्चर स्टार्टिंग वहीं से की थी। चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसमें पार्टिकल एक्चुअल में ऐसे ऐसे मूव कर ही नहीं रहे, उसमें कैसे मूव कर रहे पार्टिकल्स? आगे पीछे, लेकिन उसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रांसफर वेव को तो ऐसे ही करते हैं, तो क्योंकि ये भी एक वेव है, इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी फील्ड ऐसे जा नहीं रही, वो कैसे जा रही है किसी को नहीं पता है वो। ठीक है, बस ये किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के मोशन को, और मैग्नेटिक फील्ड के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, चलो नोट्स निकालो अब जल्दी। समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट आपको बोल रहा है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं टाइम के हिसाब से, तो क्या बनाती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को वेव करेंगे तो क्या बनेंगे? एक। और ये दोनों एक दूसरे को बनाती रहती हैं और ट्रेवल करती रहती हैं। ऐसी वेव को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बगल में इसका डायग्राम दे रखा है और बता रखा है कौन सी एक्सिस में कौन सी चीज ट्रेवल करी है, और ये ट्रांसवर्स वेव क्यों, वो भी इसमें बता रखा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो चलो अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज में। किसमें जाते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है बताऊं? चार्ज पार्टिकल्स। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ तुम्हें एक ही तरीका बताया जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करने का तरीका क्या है? कि चार्ज को क्या करो? एक्सेलरेट करो। अब एक्सेलरेट का मतलब पता है आपको? आपकी पूरी 11th की फिजिक्स इसी चीज को समझने में लगी कि एक्सेलरेशन का होता क्या है। मतलब 3 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, तीनों बता देता हूं। ये वाला मोशन भी एक्सेलरेशन है, टू एंड फ्रो या फिर ऑसिलेशन, ये भी एक्सेलरेशन है। क्यों एक्सेलरेशन है? क्योंकि इसमें स्पीड को बढ़ाना पड़ता है, फिर स्पीड को रोकना पड़ता है, फिर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, फिर स्पीड बढ़ानी पड़ती है, फिर रोकना पड़ता है। तो एक बार एक्सेलरेट हो रहा है, एक बार डीएक्सेलरेट। एक बार स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, एक बार स्पीड को घटाना पड़ेगा। तो ये भी एक्सेलरेशन है पहले तरीके का। दूसरा एक्सेलरेशन होता है कि जब आप किसी की स्पीड को क्या करो? बढ़ाते जाओ। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकंड। तो ये भी तरीका है क्या करने का? एक्सेलरेट करने का। तीसरा तरीका होता है एक्सेलरेट करने का, जब ये किसी चार्ज पार्टिकल को कैसे घुमाऊं? इन अ सर्कुलर मोशन। क्योंकि इस पे एक एक्सेलरेशन लगता था, इसको क्या बोलते थे हम? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तीनों ही तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन सकती है। तीनों ही तरीके से क्या बन सकती है? लेकिन मैंने कौन सा समझाया सिर्फ आपको? पहला वाला। क्यों समझाया पहला वाला? क्योंकि पहले वाले को समझना आसान है। इससे समझ में ये पता चल रहा था कि वेव कैसे ट्रेवल कर रही है। वेव ऊपर की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि पार्टिकल एक तरफ जा रहा है,
तो वेव ऊपर जा रही है, फिर पार्टिकल पीछे आ रहा है तो वेव नीचे जा रही है, फिर पीछे आ रहा है तो नीचे की तरफ जा रही है, फिर वापस अपनी जगह पे आ रहा है तो जीरो हो गया। इसको और इसको ऐसा वेव समझना थोड़ा सा मुश्किल है, और ये हम कभी आप फ्यूचर में पढ़ोगे तो पढ़ोगे, 12th में ऐसा नहीं है। 12th में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काइंड ऑफ इसी से बनते हैं, एक दो को छोड़ के, वो मैं बता दूंगा। एक्सरे, जैसे एक्सरे इस वाले मोशन से बनती है, जब भी एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके डीएक्सेलरेट किया जाता है, वो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए आपको पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करने के लिए चार्ज पार्टिकल को क्या करना पड़ता है, एक्सेलरेट करना पड़ता है। एक्सेलरेट का मतलब डायरेक्शन चेंज करना भी हो सकता है, एक्सेलरेट का मतलब स्पीड का बढ़ाना भी हो सकता है, स्पीड का घटाना भी हो सकता है, और एक्सेलरेट का मतलब रोटेशन भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका तो सिंपल सा एग्जांपल है, लाइट आ रही है, ठीक है, रिमोट, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तीसरा पॉइंट है ये आपके पास। ठीक है, चौथा पॉइंट, ऑसिलेशन ऑफ ई एंड बी आर इन सेम फेज। सेम फेज मतलब पता है, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, मैक्सिमम। दोनों का मैक्सिमम एक साथ आ रहा है, दोनों का मिनिमम भी क्या आ रहा है सर। जब भी कोई भी दो चीजें एक साथ ट्रेवल करें मैक्सिमम टू मिनिमम, इनको बोलते हैं कि दोनों वेव किस में, इन फेज में। दोनों का फेज क्या है, सेम है। 11th में वेव्स ऑसिलेशन पढ़ा था, लास्ट में एक टर्म जोड़ते थे, इसको फेज बोलते थे। जब भी कोई वेव आगे पीछे हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि इनमें फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस मतलब समझाता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले यहाँ पे होती और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होती, ठीक है, तो अब इसका मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, इसका मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, दोनों के मैक्सिमम में कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, टाइम गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस, कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है, क्योंकि दोनों के मैक्सिमम के बीच में टाइम का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में कभी भी ऐसा देखा नहीं गया, देखा यह जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का टाइम पीरियड क्या आता है, एग्जैक्टली सेम आता है, मैक्सिमम और मिनिमम का। दोनों एक साथ उठती हैं, एक साथ बैठती हैं, एक साथ उठती हैं, एक साथ बैठती हैं, तो दोनों को दोनों वेव्स को लेंगे, दे आर इन फेज। दोनों को दोनों एक दूसरे के किस में है, फेज में। ये इस तरीके से है, जैसे मान लो एक स्टेज है जहां पे दो डांसर चुने गए थे, दोनों के दोनों प्रोफेशनल डांसर थे, तीसरा ऐसे ही था, नकली डांसर था, ठीक है कि नहीं। अब क्या हुआ, स्टेज पे तो चढ़ गए, तो तीसरा डांसर क्या करेगा, इनको देख के बस क्या करने की कोशिश करेगा, कॉपी। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो इन फेस, कि वो आउट ऑफ फेस ना लगे, कि वो दोनों अलग कर रहे हैं, वो बेचारा अलग ही जा रहा है, लोग ये वाला हाथ उठा रहे हैं, वो ये वाला हाथ उठा रहा है, तो वो कैसा लगेगा, आउट ऑफ फेस। दोनों के बीच में क्या आएगा, फेस डिफरेंस। लेकिन अगर वो एग्जैक्टली मैच कर पाया तो कैसा लगेगा, फेस, इन फेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हमेशा इन फेस होती है, किस में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, अगला पॉइंट, फिफ्थ। ठीक है, अब ये बेसिकली एक फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको रटना है सिंपल, कि जब स्पीड ऑफ लाइट c निकल जाता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/ε0 μ0। ये पॉइंट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सेम ही होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर। जितनी लाइट की है उतनी सबकी है, और उसको फाइंड आउट किया गया था किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, जिसमें ये क्या है, परमिटिविटी, ये क्या है, परमिएबिलिटी। दोनों को सॉल्व किया, तब जाके जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, ठीक है, हाँ, ये वाली नहीं होगी, है, चलो देख लूंगा मैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है, सिक्स्थ पॉइंट, क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड करें तो क्या आती है, इसका मतलब पता है कि ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इसमें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी और एक किसकी वैल्यू होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। दोनों को जब भी आप डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आएगी, स्पीड ऑफ लाइट आएगी। ठीक है, अगला आ जाता है हम किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एज ए ट्रेवल थ्रू स्पेस। है तो उन्होंने बता दिया कि ये क्या करते हैं, एनर्जी कैरी करते हैं, और फिर उसमें एनर्जी का फॉर्मूला लिखा पड़ा है, कितनी एनर्जी है वो फॉर्मूला है, खाली फॉर्मूला ही आपके सिलेबस में, उसके अलावा नहीं है तो उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, अगला आगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक मैग्नेट वाली चैम्बर में भेजा तो वहां पे वो अलग तरीके से बिहेव करेगी, वहां भी वो कैसे बिहेव करेगी, सेम ही तरीके से बिहेव करती है। ठीक है, अगला आ गया नाइन्थ, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो करती है कौन सा,
रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, जैसे जो लाइट शो करती है, लाइट क्या करती थी, टकरा के वापस आ जाती थी, ये भी करती है। लाइट बेंड होती है, ये भी बेंड होती है। उसके अलावा ये जो बता रखा है इसने डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये अभी आपने पढ़े नहीं है, ये आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में, तो अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए कभी आपने देखा है कि अगर आप एक रिमोट के आगे एक वो रख दो, मिरर रख दो, तो रिमोट रिमोट जो होता है ना, रिमोट के आगे इंफ्रारेड होती है। इंफ्रारेड एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे लाइट टकरा के बाउंस बैक करती है ना, वैसे ही वो भी क्या कर सकती है, बाउंस बैक कर, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या कर सकती है, बाउंस बैक कर सकती है, टकरा के वापस आ सकती है, सबकी सब बेंड भी हो सकती है। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं एग्जैक्टली अभी आपको प्रॉपर्टी नहीं भी समझ में आई तो आ जाएंगी, एक दो चैप्टर अभी हुए नहीं है, एक आपका ऑप्टिक्स नहीं है, कुछ चीजें ऑप्टिक्स से कनेक्टेड है, कुछ चीजें अल्टरनेटिंग करंट से कनेक्टेड है। ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम मेन, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम